दोस्तों, हमास और इजराइल खतरनाक तरीके से लड़ रहे हैं। हमास को ईरान जमीनी तौर पर सपोर्ट कर रहा है और कुछ दिनों से ईरान की सीधी लड़ाई इजराइल से हो रही है। अब आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर इतने सारे इस्लामिक देशों में ईरान ही क्यों इजराइल से भिड़ रहा है। यूएई भी इस लड़ाई में इजराइल पर सामने से वार कर सकता था, लेकिन उसने इजराइल का बचाव किया और पाकिस्तान को खूब सुनाया, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने देश के मुस्लिमों को इजराइल के खिलाफ भड़काया था। आज की वीडियो में हम आपको इन्हीं सब तथ्यों के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, हम सबको पता है कि इजराइल अब इस लड़ाई में कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है। इजराइल के कमजोर पड़ने का कारण है उसके कुछ ट्रेंड सिपाही जो अचानक से एक बड़े धमाके में मार दिए गए हैं। हमास इस हमले की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा है, लेकिन जांच के बाद पता चला कि जो रॉकेट हमले में इस्तेमाल किया गया था वो रॉकेट ईरान में बनता है। इस चीज से साफ है अगर ये हमला हमास ने किया भी है तो ईरान का इसमें एक बड़ा रोल है। अब तो इंटरनेशनल मीडिया का ये भी दावा है कि अक्टूबर में हमास द्वारा इजराइल पर किए गए शुरुआती हमले के पीछे भी ईरान का हाथ था। ईरान ने हमास को शाह दी थी और हमास ने ताकत पाकर इजराइल पर हमला कर दिया, क्योंकि शिया मुस्लिम इजराइल की जमीन को अपना बताते हैं। हालांकि ये सच भी है, लेकिन ये बातें पुरानी हो चुकी है। सारे विवाद पर और सारे मुद्दों पर समझौते पहले ही हो चुके हैं। इस समझौते में भारत, ईरान, यूएई और यूएसए जैसे बड़े देश शामिल थे। लेकिन पहले भारत फिलिस्तीन को समर्थन करता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था कि ये नया भारत है और नया भारत आतंकवाद के खिलाफ है। इजराइल ने भी फिलिस्तीन और हमास को एक आतंकवादी संगठन करार दिया है और कई देश कहते हैं कि ईरान वास्तव में आतंकियों का गढ़ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कई देश ईरान से चिढ़कर कहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ईरान आज एक ताकतवर देश बन चुका है। यही कारण है कि अब ईरान हमास का समर्थन जोर शोर से कर रहा है, क्योंकि व्यापारिक और मैत्रिक संबंधों के कारण इजराइल और यूएसए में दोस्ती काफी अच्छी है। ईरान को पता था कि अगर इजराइल पर हमला होगा तो यूएसए उसे बचाने के लिए इजराइल के साथ जरूर खड़ा होगा और ईरान चालाकी से इस युद्ध में इजराइल के साथ यूएसए को भी लपेट लेगा। इसलिए यूएसए ने भी अपने कदमों को वापस ले लिया है, क्योंकि यूएसए को पता है इस समय यूएसए की जीडीपी टॉप पर है और किसी देश पर हमला करना या किसी देश से व्यापारिक संबंध खराब करना जीडीपी गिरने की निशानी है। दोस्तों, यूएसए ने जब इजराइल का साथ देना शुरू किया तो उसके रिजल्ट कुछ ही दिनों में सामने आ गए थे। जैसे कि यूएसए के नॉर्थ पोर्ट में एक बड़ा धमाका हुआ था। ये धमाका बड़ा था, साथ ही जानलेवा भी था। इस धमाके में यूएसए के 3 जवान घायल हुए थे। ये धमाका रात के समय हुआ था। जब इस धमाके की जांच की गई तो यूएसए ने इसका जिम्मेदार ईरान को माना। ईरान ने इस बम धमाके की जिम्मेदारी लेने से साफ मना कर दिया था, लेकिन यूएसए ने कुछ ठोस सबूत दिए, जिसके बाद ईरान ने भी इस सबूत को कबूल किया कि ये बम धमाका उसी ने किया है। इस बयान के ठीक 24 घंटे बाद ही ईरान ने एक स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें ये बात साफ कही गई थी कि हमारी लड़ाई अपने हक के लिए है। हमें मालूम है कि हमें अपना हक कैसे लेना है और इस लड़ाई में जो भी देश हमारे दुश्मन के साथ खड़ा होगा वो हमारा भी दुश्मन होगा। ये बात ईरान ने यूएसए के लिए कही थी। इस समय ईरान के पास यूएसए से भी ज्यादा खतरनाक हथियार हैं। अगर वो चाहे तो यूएसए को युद्ध में पूरी टक्कर दे सकता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों ईरान यूएसए को अपना दुश्मन मानता है, तो वो भी आपको बता दें। आप सभी को ओसामा बिन लादेन तो जरूर याद होगा, जिसे कई बड़े बड़े बम धमाकों का मास्टरमाइंड माना जाता है। ओसामा को जब पूरी दुनिया ने आतंकवादी करार दिया था और पूरी दुनिया की बेस्ट से बेस्ट आर्मी और सीक्रेट एजेंट्स भी ओसामा को ढूंढ नहीं पाए थे, लेकिन दूसरी तरफ ना सिर्फ यूएसए आर्मी ने ओसामा बिन लादेन को ढूंढा, बल्कि उसका खेल भी खत्म कर दिया। बस तब से ईरान यूएसए पर खुन्नस खाए बैठा है। यूएसए का कहना है कि ईरान बस यूएसए से लड़ाई करने के बहाने ढूंढता रहता है और अब बरसों बाद ईरान को यूएसए से दुश्मनी निकालने का मौका मिला है, इसलिए वो इजराइल पर और हमले कर रहा है। लेकिन यूएसए में बैठे सलाहकार इस बात को साफ कर चुके हैं कि अगर यूएसए इस युद्ध में सामने से सीधे तौर पर उतरा तो इस बात के 90% चांसेस हैं कि एक बहुत ही बड़ा युद्ध होगा और ये युद्ध विश्व युद्ध का भी रूप ले सकता है। आपको बता दें कि यूएसए ने अपने सारे सलाहकारों और भारत के कुछ सलाहकारों की एक आपातकाल बैठक बुलाई थी। ये बैठक करीब 5 घंटे चली थी। इस बैठक में क्या बात हुई ये बात तो किसी को नहीं पता है, लेकिन यूएसए इस समय हमास और इजराइल से ज्यादा चौकन्ने हैं, क्योंकि उसे पता है कि ईरान उसी को टारगेट कर रहा है। दोस्तों, यूएसए की मीटिंग के बाद भारत का इजराइल के प्रति रुख कुछ बदला बदला सा लग रहा है। असल में जब अक्टूबर के बाद अलग अलग देशों से युद्ध विराम के प्रस्ताव पर वोट कराया गया था तो उसमें भारत ने युद्ध विराम के प्रस्ताव पर वोट नहीं किया था। दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ समय पहले अमेरिका की तरफ से उनके एक सलाहकार ने एक बयान दिया था,
जिसे इजराइल ने एक विवादित बयान कहा था। असल में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने शुक्रवार को कहा था कि इजराइल के लिए लंबे समय तक गाजा पर कब्जा करना उचित नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र के युद्ध के बाद भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। उन्होंने साथ में ये भी कहा, हम नहीं जानते कि ये इजराइल के लिए कितना सही है और कितना गलत। इस बात से मीडिया ने ये अंदाजा लगाया कि वो चाहते हैं कि अब इजराइल को अपने हथियार डालकर खुद ही इस लड़ाई को रोक देना चाहिए। दोस्तों, भारतीय मीडिया ने शुरुआत से ही इजराइल के पक्ष को सुना है। इससे पहले भी भारत ने कहा था 7 अक्टूबर को इजरायली इलाके में हमास के हमले का संदर्भ नहीं था और भारत की नीति आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की रही है। इस हिसाब से भारत चाहता है कि इजराइल अब हमास को जड़ से खत्म कर दे। लेकिन हमारे तुम्हारे या किसी के चाहने भर से सब कुछ हो जाता तो बात ही क्या थी। लेकिन मीडिया ने इस बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाया। भारत का साफ कहना है कि भारत और इजराइल के बीच केवल बिजनेस रिलेशंस हैं, जैसे कि यूएसए और इजराइल के बीच हैं। हालांकि सभी देशों के साथ ही भारत भी चाहता है कि ये युद्ध रुके और दोनों देशों के बीच एक समझौता हो। इसके लिए यूएन में 6 फरवरी की वोटिंग के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरब और खाड़ी के देशों के कई नेताओं से बात की, लेकिन उसमें कतर का व्यवहार काफी निंदनीय था। आपको बता दें कि इस बातचीत में पीएम मोदी से अरब के नेताओं ने फिलिस्तीनियों के पक्ष में खड़े होने की अपील की थी। इनमें ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी शामिल थे। अमेरिका और यूके में भारत के राजदूत रहे नवतेज सरना ने इंडो अमेरिका फ्रेंडशिप एसोसिएशन की ओर से सोमवार को आयोजित एक चर्चा में कहा, भारत का रुख पूरी तरह से राष्ट्रहित में है और पूरी तरह से यथार्थवादी है। दोस्तों, अगर हम अरब के देशों को भी देखें तो वहां से फिलिस्तीनियों के समर्थन में कोई भी मजबूत प्रतिक्रिया नहीं आई है। भारत का रुख एक अहम संकेत है कि हम कहां खड़े हैं। हम द्विराष्ट्रीय समाधान के सिद्धांत के साथ इजराइल के साथ खड़े हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रहे टीएस त्रिमूर्ति ने इजराइल हमास की जंग पर भारत के रुख को लेकर 31 अक्टूबर को अंग्रेजी अखबार द हिंदू में लिखा था कि भारत ने हमेशा से इजराइल फिलिस्तीन संकट का समाधान द्विराष्ट्र के सिद्धांत में देखा है। इजराइल के भीतर आतंकवादी हमले से भारत का चिंतित होना भी लाजमी है। हालांकि इन सब बातों के बाद भी युद्ध नहीं रुका और अब आलम ये हो गया है कि इजराइल कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि इजराइल पर ऊपर से कई देशों का दबाव है। अब तो यूएसए ने भी कदम वापस ले लिए हैं। ईरान और लेबनान तो पहले से हमास को सपोर्ट कर ही रहे थे। अब तो सूडान जैसे देश भी इजराइल को आंख दिखा रहे हैं और कतर वैसे भी इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। और आपको ये बात जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि इजराइल और कतर की आज तक कभी कोई अनबन नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कतर इजराइल को खत्म कर देना चाहता है। इजराइल ने इस लड़ाई में अब तक अपने कुछ खास सिपाही खो दिए हैं, इसलिए इजराइल अब नई भर्तियों पर जोर दे रहा है। आपको बता दें कि इजराइल और हमास की लड़ाई में इजराइल की तरफ से लड़ने वालों में भारतीय मूल के यहूदी भी शामिल हैं। कुछ सैनिक तो कुछ साल पहले ही भारत से इजराइल जाकर बसे हैं और अब वो हमास के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। हमास के नियंत्रण वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र गाजा पर जमीनी कार्रवाई के लिए बड़े पैमाने पर इजरायली टैंक और तोपखाने गाजा सीमा की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, इजरायली हमास युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान में पर्चे गिराए, जिसमें निवासियों को हिजबुल्लाह की मदद न करने के लिए चेतावनी दी गई। असल में इजरायली सेना ने इजरायली सीमा के पास कफरशुबा गांव के ऊपर ड्रोन से पर्चे गिराए। उन पर्चों के माध्यम से निवासियों को सूचित किया गया कि हिजबुल्लाह उनके घरों और भूमि में घुसपैठ कर रहा है। साथ ही ये भी कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति उन्हें अपने घर में या फिर कहीं और पनाह देता है या फिर छुपने की जगह देता है तो इससे उन्हीं का नुकसान है। इजराइल ने पर्चे के माध्यम से ये भी कहा कि यह आतंकवादी संगठन है। अगर आज आप इन्हें पनाह देंगे तो कल को ये आपकी ही जमीन पर कब्जा करके आपको मार देंगे। हालांकि इजराइल ऐसा करके लोगों को सिर्फ गुमराह कर रहा है। खैर, इजराइल कितना भी जोर लगा ले, वो इस लड़ाई में लड़खड़ाता दिख रहा है और लग रहा है कि अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब इजराइल घुटने टेक देगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, इजराइल अब हारने वाला है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।